हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम एसआरजी मेरठ एक बार फिर आपके सामने एक नई टीचिंग टेक्निक के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अपनी पहली वीडियो में हम 6 टीचिंग टेक्निक के बारे में बात कर चुके थे और आज हम बात करने जा रहे हैं टीचिंग टेक्निक नंबर 7। और टीचिंग टेक्निक नंबर 7 है टू इंक्लूड एवरीवन, कि सभी को सम्मिलित करना। तो यहाँ हम सभी को सम्मिलित करना और जो टीचिंग टेक्निक नंबर 8 है वो है सीखने के लिए बातचीत करना। और टीचिंग टेक्निक नंबर 9 है बच्चों के लिए अभ्यास पत्रक तैयार करना। तो हम इन तीनों ही बिंदुओं पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि इनोवेटिव एक्टिविटीज हमें क्लासरूम में अप्लाई करनी चाहिए और बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, कि टीचर को स्वयं भी प्रश्न पूछने चाहिए बच्चों के विचारों को जानने के लिए, उनको अभिव्यक्ति की उनके अंदर और कुशलता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ इस अभिव्यक्ति की कुशलता को बढ़ाने के लिए हम अगला बिंदु ले रहे हैं, सभी को सम्मिलित करना। अब सभी को सम्मिलित कैसे किया जाएगा, इसके लिए विभिन्न प्रकार के हमारे पास टूल्स होते हैं और एक टीचर अपने कंटेंट के अनुसार उसके संदर्भ में बच्चों को शामिल करता चलता है। तो यहाँ बात है कि सभी को शामिल किया जाए और सीखने के लिए बातचीत की जाए। यहाँ ये मेन और मुख्य बिंदु है कि हम सभी को सम्मिलित तो करें, लेकिन वो सम्मिलित करके कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों की जो ऊर्जा है वो अनावश्यक कार्यों में निरर्थक प्रयोग होती चली जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि हम बच्चों को शामिल करें, लेकिन उनको सीखने के लिए बातचीत करें उनके साथ। तो देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। अब बात आती है कि कन्वर्सेशन कैसे। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जब हम कोई भी भाषा पढ़ाते हैं तो भाषा की हम 4 दक्षताओं पर बात करते हैं। सुबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ हम देखें कि सीखने के लिए बातचीत करना ये हमारी सेकेंड स्किल है। और बातचीत करने के लिए हमें बातचीत करने से पहले सुनना, उस पर भी बहुत ध्यान देना होगा। अर्थात एक टीचर को चाहिए कि क्लासरूम में वो बच्चों को सुने। जब वो बच्चों को सुनेगी तो बच्चों के अलग अलग विचार बिंदु उस तक पहुंचेंगे, और जब बच्चों के विचार बिंदु उस तक पहुंचेंगे तो किस बच्चे के विचारधारा किस प्रकार की है, एक शिक्षक इस बात का अंदाजा भली भांति लगा पाएगा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि वो सीखने के लिए बातचीत हो, लेकिन बातचीत से पहले सुनने की कुशलता भी एक शिक्षक के अंदर और बाकी सभी क्लास के बच्चों के अंदर विकसित हो जानी चाहिए। तो सुनने की कुशलता की बात हम कर रहे थे। तो इससे पहले हमने एक वीडियो और आप तक प्रेषित की थी जिसमें हमने कहा था कि सुनने का मतलब अचानक से ही कोई बात हमारे कान में पड़ जाना नहीं है। सुनने का मतलब यहाँ कक्षा के संदर्भ में इस बात से है कि हम किसी तथ्य को कितना ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो वी हैव टू जस्ट कीप इन द classroom teaching that the children should have the potential, have the quality, have the tendency, have the intent to listen. Active listening should be there. इस एक्टिव लिसनिंग की प्रोसेस में एक टीचर और बच्चे दोनों ही सम्मिलित होते हैं। तो जब एक्टिविटी हमारी चल रही है क्लास में, या टीचिंग चल रही है, या बच्चे उस चीज़ को सुन रहे हैं, तो यहाँ एक्टिव लिसनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चे सक्रियता के साथ सुनेंगे किसी कंटेंट को, तो उनके पास विचार विमर्श करने के लिए और अपनी बात को सामने वाले के सामने रखने के लिए अनेक बिंदु हो जाएंगे। तो इसलिए हमें बात करनी है सीखने के लिए। तो सीखने के लिए बात करने के लिए आवश्यक है कि हमारा जो टॉकिंग है, उसका जो लेवल है, उसका जो क्राइटेरिया है, वो हमारा जो पाठ्यक्रम है, या जो हमारा जो प्रकरण है, जो विषय है या विषय वस्तु है, उससे संदर्भित होना चाहिए। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि एक टीचर को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चे इधर उधर ना भटकें। उसे उनको मानसिक रूप से सक्रिय तो रखना है, लेकिन एक निश्चित लक्ष्य की तरफ उनको लेकर चलना है, ये और भी आवश्यक है। तो बच्चों से सीखने के लिए अगर हमें बातचीत करनी है तो किसी बिंदु पर हम क्विज करा सकते हैं, किसी बिंदु पर हम स्वस्थ परिचर्चा, वाद विवाद करा सकते हैं, छोटी छोटी चिट्स बच्चों को दी जा सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक के तौर पर उनको सामने लाया जा सकता है, या प्रश्न पेटी जैसा हमने कहा था, क्यूरियोसिटी बॉक्स या क्वेश्चन बैंक
या क्वेश्चन बॉक्स हम अपने सामने रख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे हम बच्चों को आमंत्रित कर सकते हैं कि वो वार्तालाप में प्रतिभागिता दिखाएं। और जो ये वार्तालाप है ये सीखने के लिए हमारे रीडिंग सेक्शन पर भी डिपेंड हो सकता है कि हम बच्चों को एक अनुच्छेद पढ़ने के लिए दें और पढ़ने के बाद उनसे उससे संबंधित प्रश्न पूछें या उसको हल करने के लिए दें या किसी विषय पर हम उनको बोलने के लिए कहें। तो यहाँ सीखने से बातचीत का मतलब था कि किसी चित्र के माध्यम से भी उनको बातचीत के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कि कई बार बच्चों के पास उनकी इतनी वोकैबुलरी नहीं होती डेवलप, उनके शब्दकोश में इतने शब्द नहीं होते, उनका अनुभव इतना व्यापक नहीं होता, तो वो अपने मन के भावों को शब्दों के रूप में पिरोकर प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पिक्चरल मेथड जो है वो एक बहुत इफेक्टिव मेथड हो सकता है बच्चों के लिए। या हम उनको जो चुनौती शब्द हम देते हैं कि वो विपरीत संयोजना वाले जो शब्द हैं वो हम उनको ऐसे शब्द दे दें और उनको कहें कि आप इन दो विपरीत गुण या विपरीत अर्थ वाले दो शब्दों के माध्यम से एक कहानी की रचना करिए या कोई अनुच्छेद की रचना करिए, तो बच्चे उस चीज को बहुत एक्टिवली लेते हैं चुनौती के तौर पर। तो यहाँ एक शब्द हमने फिर से बोला चुनौती, और हम बार बार बात कर रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन टू द इनटू द क्लासरूम दिट शुड बी कोरिलेटेड विद द इराक मॉडल। एंड चुनौती या चैलेंज इसका सबसे मेन फैक्ट है जो बच्चों को मेंटली एक्टिव रखता है। तो यहाँ बात हो रही थी सीखने के लिए बातचीत करना, और इसी के साथ साथ था कि अभ्यास पत्रक तैयार करना, एक्सरसाइज शीट्स तैयार करना। तो उसमें ये था कि ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है बच्चों को इवेल्युएट करने का कि कितना कंटेंट उन्होंने ग्रास्प कर लिया है। तो जो कंटेंट टीचर ने पढ़ाया है उस कंटेंट के बेस पर कुछ एक्सरसाइज शीट्स बना ली जाए, आदर दे आर रिटन और दे आर वर्बल, whatever the pattern teacher is used, just depend upon her strategy, what is she going on to the classroom। तो यहाँ ये कहने वाली बात है कि अगर हम उपस्थिति पत्रक के साथ साथ हम अगर अभ्यास पत्रक को जोड़ दें, अब आप कहेंगे उपस्थिति पत्रक के साथ अभ्यास पत्रक के जोड़ने का क्या फायदा। तो यहाँ हम बात करते हैं पीयर लीडर की, कि पीयर के तौर पर अगर हम क्वेश्चन बच्चों से पुटअप करवाएं और बच्चे उस क्वेश्चन को अपने साथी के साथ डिस्कस करें और उसका उत्तर निकलकर सामने आए, तो हमें ये लगता है कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को स्वीकारोक्ति की भावना उनमें जाग रही है। तो ऐसे में धीरे धीरे उपस्थिति हमारी बढ़ जाती है, और जब बच्चे को कक्षा में रुचि उसकी जागृत होने लगती है, कंटेंट के प्रति वो थोड़ा सा अवेयर हो जाता है, तो उसकी उपस्थिति पे भी फर्क पड़ता है। और जब बच्चा रेगुलर प्रेजेंट रहेगा क्लासरूम में तो उसको अभ्यास करने के अधिक अवसर मिलेंगे, और जब बच्चा अधिक अभ्यास करेगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत एक्टिवली इंक्लूड हो जाएगा उस डिस्कशन में जो ओपन डिस्कशन क्लासरूम में चल रहा है फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग। तो यहाँ ये बात है कि कहीं ना कहीं जो क्लासरूम की एक्टिविटीज हैं वो बच्चे को मोटिवेट करती हैं क्लासरूम में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ जब धीरे धीरे जो हमारे अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, कुछ जो स्लो लर्नर हैं, उन स्लो लर्नर बच्चों को जो फास्ट लर्नर बच्चे हैं उनके साथ अगर हम बैठा दें तो पीयर ग्रुप में अगर वो वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनका छूटा हुआ कंटेंट है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ उनके ऑब्स्टेकल्स हैं, उनकी कुछ क्यूरोसिटीज हैं, वो उस लेवल पे ही धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। पीयर लीडर में काम करने के साथ साथ जब देखेंगे कि एक पॉइंट किसी बच्चे से निकल कर आया, दूसरा पॉइंट कोई और बच्चा दे रहा है, तीसरा पॉइंट कोई और बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस प्रकार से पूरे ग्रुप का निर्माण हो जाएगा। और जब समूह की बात आ जाएगी तो सब पूरी कक्षा उसमें शामिल हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये अपने मैक्सिमम या ऑप्टिमम गोल तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ ये बात कर रहे थे कि बच्चों को एक्सरसाइज शीट दी जाए, तो वो एक्सरसाइज शीट कैसी हो। तो एक्सरसाइज शीट के लिए ज़रूरी है कि एक्सरसाइज शीट उन सभी बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जाए जो हमारी कक्षा में हैं, जिनका वेरियस ग्रास्पिंग लेवल है। तो उनकी हर कैटेगरी के बच्चे को ध्यान में रखते हुए हम जब भी कोई एक्सरसाइज शीट बनाते हैं तो उसमें हम डिफिकल्टी लेवल अबव एवरेज स्टूडेंट के लिए रखते हैं, और जो क्वेश्चन पेपर का फ्रेम अप सेट करते हैं वो एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से रखा जाता है। तो वही जो कॉम्प्लेक्स एरिया है वही एरिया दिखा देता है कि कौन सा बच्चा बहुत रिफ्लेक्टिव है, कौन सा बच्चा बहुत एप्लीकेटिव है, और कौन सा बच्चा किसी भी जो भी तथ्य है, जो भी सार है, उसको कंसोलिडेट कर पा रहा है।
तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं कि एक्सरसाइज शीट हम चाहे टिक मार्क वाली बनाएं, चाहे हम MCQs के रूप में दें, चाहे हम ICQs के रूप में दें, या हम कह सकते हैं रेफरेंशियल क्वेश्चन के रूप में हम उनको दे सकते हैं, या फिर हम उनको उनके व्यूज एक्सप्लेन करने के लिए दे सकते हैं, या फिर पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए दे सकते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उनको कोई चीज करा सकते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ exercise sheets that can be prepared by the teacher while teaching in the classroom, and the exercise sheet should support the students. It means हमने बात की थी पहले भी कि हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए उन्हें आगे आने देने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने उन एक्सरसाइज शीट के माध्यम से जब उनका इवेल्युएशन किया और हमने पाया कि बच्चा सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर नहीं है तो हमने उसको चाइड कर दिया, हमने उसको झिड़क दिया। तो इस झिड़कने से बच्चा क्लास में अपनी अपीयरेंस को और भी इंसल्टेड फील करता है और धीरे धीरे वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, और यही जो डिस्ट्रैक्शन है वो क्लासरूम में उसकी एब्सेंस की तरफ लेकर जाता है, और जब बच्चा एब्सेंट हो जाता है तो वहीं पर उसका लर्निंग प्रोसेस रुक जाता है। तो एक्सरसाइज शीट के साथ साथ एक टीचर को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चे के प्रयास की सराहना करे और बच्चे को आगे और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में अपनी 3 टॉपिक्स पर बात की, जिसमें से हम कह सकते हैं कि पहले हमने 6 बिंदुओं पर बात की थी। 7th टॉपिक आज के लिए हमारा था कि सीखने के लिए बातचीत करना, टॉकिंग फॉर लर्निंग, एंड नेक्स्ट वाज था कि देयर शुड बी एक्सरसाइज शीट्स फॉर द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, and next 9th number was था to include everyone in classroom activities और classroom teaching। तो कुछ नए बिंदुओं के साथ आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।